आज हमारे सामने मौजूद हैं देश के सबसे बड़े सूबे के महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी। राम नाईक जी ने अपना कैरियर यूडीसी से शुरुआत किया था और उसके बाद 3 बार विधायक रहे और 5 बार सांसद भी रहे। लगातार एक ही सीट से 8 बार जीतने का गौरव भी हासिल किया। 1999 से लेकर के 2004 तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, अनेक विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई नई पहल भी की। आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में। जो उन्होंने पहल शुरू की थी वो एक लंबे अरसे तक चलती रही, आज उसका सुखद लाभ भी लोगों को मिल रहा है। हम और भी राजनीति के बारे में उनसे जानेंगे, उनके व्यक्तिगत कैरियर के भी उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपको बधाई के न्यूज की तरफ से। आपने शानदार काम किया। आपने अपनी शुरुआत एक यूडीसी से की थी और फिर 3 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, अनेक विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। आज महामहिम में सूबे के सबसे बड़े प्रदेश के, कैसे इतना सफर तय किया, कैसे प्रेरणादायक रहा ये सारा आपका? ऐसा है कि पहले आपका सवाल यूडीसी का है। आम आदमी तो यूडीसी नहीं समझेगा। यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। मैंने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में बीकॉम होने के बाद मुझे पहली नौकरी मिली, वो अपर डिवीजन क्लर्क की मिली, वो मैंने ले ली। लेकिन बचपन की बात करूं तो जिस गांव की आबादी 1,500 थी, उस गांव के विद्यालय के मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, आज की भाषा में प्रधानाचार्य थे। और सारी मेरी स्कूल की पढ़ाई जो है वो देहात में हुई। बीकॉम परीक्षा के लिए मैं पुणे में आया। पिताजी भी हेडमास्टर थे, फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो ट्यूशन करके करके मैंने पढ़ाई की। अखबार भी बचपन में बेचना पड़ता था फी इकट्ठा करने के लिए। और बाद में नौकरी के लिए मैं मुंबई आया और मुंबई में मुझे पहली नौकरी मिली, वो अपर डिवीजन क्लर्क की मिली। उन दिनों में अपर डिवीजन क्लर्क को सारा मिलकर तनख्वाह मिलता था 162 रुपए। बाद में मैंने पढ़ते पढ़ते नौकरी करते करते लॉ की भी परीक्षा मुंबई में पास की। और वैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ा हूं और सरकारी नौकरी में संघ के बारे में कुछ न कुछ बातें, नियमों की तकलीफ होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूं। और मैंने लॉ करने के बाद एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया। फिर बढ़ते बढ़ते उसी कंपनी का नाम भी एक खीरा स्टील वर्क्स करके थे। वो कंपनी के 4 हिस्से थे। एक में स्टील फर्नीचर बनाते थे, दूसरे में ये बड़ी डबल डेकर बसेस 2 माले की जो होती है वो बनाते थे, फिर तीसरे में ये प्रेशर कुकर बनाते थे। ऐसे 3-4 कंपनी का मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट बना। अचानक से सर राजनीति में कैसे टर्न लिया, कैसे राजनीति में कैसे आप? ये भी किस्सा ही है कि ऐसा है कि मैं भारतीय जनसंघ का काम करता था और मुंबई में गोरेगांव करके उपनगर है, वहां पर मैं विधानसभा के स्तर पर एक सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में काम करता था। लेकिन मुंबई के लिए जो संगठन मंत्री करके काम करते थे, उनका नाम रामदास कलस्कर। उन दिनों में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों का भी बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो कम्युनिस्टों के साथ जुड़ा हुआ वो आंदोलन था। तो इसलिए हमारे जो संगठन मंत्री थे उनको ये कहा गया कि भाई आप पश्चिम बंगाल में जाओ और वहां भारतीय जनसंघ का काम बढ़ाओ। तो मुंबई में कौन, इस बात में सभी मेरे सहकारियों ने आग्रह किया कि भाई नौकरी तो है, क्योंकि मुझे 2 लड़कियां थी, पत्नी थी, तो हम जो भी आपको नौकरी में मिलता है उसकी व्यवस्था करेंगे। तो इस भूमिका में एक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी
और भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री बना। उन दिनों में जनसंघ में संगठन मंत्री चुनाव नहीं लड़ते थे, एक संकेत था। और मुंबई जैसे शहर में तो भारतीय जनसंघ एकदम छोटी सी पार्टी थी, उसकी तुलना में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, हाँ समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, एक बड़ा उनका जज्बा भी था। लेकिन विचारों की दृष्टि से मैं भारतीय जनसंघ के नजदीक होने के कारण फिर मैंने नौकरी छोड़ी और संगठन मंत्री बना। संगठन मंत्री का काम करते करते ही 75 में देश में आपातकालीन स्थिति आ गई और आपातकालीन स्थिति में सबको लड़ना पड़ा सरकार के विरोध में। और मैं मुंबई का होने के कारण मुंबई आपातकालीन आंदोलन का एक केंद्र था और भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, संगठन कांग्रेस, लोकदल, इसके साथ समन्वय करने का काम मेरा था। बड़े स्तर पर, बड़े फलक पर आप। हाँ, और उन्हीं दिनों में जयप्रकाश नारायण जी भी मुंबई में ही अस्पताल में थे, तो उनके और भी जितना आवश्यक है उतना ख्याल करना। तो इस भूमिका में मैं राजनीति में और आपातकालीन स्थिति में था। बाद में जनता पार्टी बनी तो मित्रों ने कहा कि भाई जनता पार्टी में तो संगठन वगैरह कुछ नहीं होगा, आप पढ़े लिखे हैं, मुंबई की जानकारी रखते हो, काम भी आपने अब तक अच्छा किया, तो आप चुनाव लड़ो। तो उस भूमिका में 1978 में मैंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा। यह है राजनीतिक यात्रा। और आपने जिस उत्सुकता से सवाल पूछा, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक ही क्षेत्र से, उपनगर का क्षेत्र बोरीवली करके 3 बार मैं वहां से विधानसभा रहा, सदस्य रहा, और उसी क्षेत्र से 5 बार सांसद रहा। अब मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी हो गए। कांग्रेस के एस.के. पाटिल वहां से थे, कन्हैयालाल मुंशी वहां से थे, या कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड डांगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व था, या जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी के। उनकी तुलना में मैं तो एक मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता था। लेकिन जिस प्रकार से मैंने काम किया, तो ये बड़े बड़े सब नेता थे, लेकिन इसमें से कोई भी 2 से अधिक समय पर संसद में चुनकर नहीं गए। आज आपने 8 बार लगातार जीत दर्ज। तो ये मेरा भाग्य केवल इसके कारण है कि मैं जो काम करता था वह लोगों को लगता था कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, प्रामाणिकता से कर रहा हूँ, और इसके लिए ये भाग्य मुझे मिला जो और किसी को नहीं मिला था। आप 98 से 99 तक 7 महीने तक केंद्र में सरकार में मंत्री रहे, अनेक विभाग के मंत्री रहे। 99 से 2004 तक भी कैबिनेट मंत्री रहे, अटल जी की सरकार थी केंद्र में। आप पेट्रोलियम और गैस के मंत्री रहे। तो एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी आपकी गैस पेट्रोलियम को लेकर के, देश में मुझे अच्छी तरह से याद है बहुत ही क्राइसिस थी गैस सिलेंडर को लेकर के, लोगों को नहीं मिलता था। 1 करोड़ 10 लाख का था, आपने वो सिर्फ बैकलॉग ही क्लियर नहीं किया बल्कि 3.5 करोड़ एक्सेस दे दिए जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। कैसे आइडिया है सर आपके? ऐसा है कि हम जब विचार करते हैं कि कोई भी परिवार स्वस्थ रहना है तो उसका जो रसोई घर है वह स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। और रसोई का काम करते हुए फिर महिला हो या किसी के यहाँ काम करने वाला हो, उनको रसोई के काम में आनंद आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि मुंबई जैसे शहर में भी, और जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी नौकरी करती है, तो गैस नहीं मिलता था। और मुझे ऐसा लगा कि 50% आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के ऐसे जो विषय है उसके ओर मैं विशेष ख्याल देता रहता था। और इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं 89 में लोकसभा में पहले दफे चुनकर गया, तो लोकसभा के हर सांसद को और राज्यसभा के भी
3 महीने में 25 कूपन दिए जाते थे कि भाई ये 25 कूपन है, वो आप किसी को दो तो उनको प्राथमिकता से सिलेंडर मिल सकता है। मैंने कहा कमाल है, अब इसके लिए भी क्यों लग रहा है, क्यों बराबर नहीं है। तो इसलिए जब मैं पेट्रोलियम मंत्री बना तो मैंने सोचा कि 2-3 बातें हैं जो मैं करना चाहूंगा। तो उसमें एक ये कि महिलाओं को सुविधा के दृष्टि से, और फिर मैंने सोचा कि इसका कौन सा तरीका है। तो कौन तरीका यह है कि आप गैस बड़े पैमाने पर निर्माण करो। गैस निर्माण होता है रिफाइनरी के काम में से, तो रिफाइनरीज अलग अलग जगहों पर है, उसमें गैस के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दो। और ये करते हुए मैंने जो वेटिंग लिस्ट थी 1,10,00,000 की जो आपने उल्लेख किया, वो समाप्त करके मैंने 4 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन 5 साल में दिए। यानी देश में जब से ये सिलेंडर का आना शुरू हुआ तब से 1990 तक 3,40,00,000 दिए थे, तो उससे ज्यादा 4 करोड़ एक बार में 5 साल में दिए। एक कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उस भूमिका में जाकर कैसा अच्छा काम हो सकता है, ये मैंने सोचा। या अब मैं पहले के राज्य मंत्री था, अब मैं राज्य मंत्री था तो 5 विभागों का था। मैं रेल का राज्य मंत्री था, संसदीय कार्य का था, गृह मंत्रालय का था, और प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये 5 का था। और 5 में भी ऐसा हुआ कि एक रेलवे का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री थे, मैं राज्य मंत्री था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई अभी आपने स्वतंत्र प्रभार करना चाहिए। तो इस भूमिका में मैं मुंबई का हूं, और मुंबई की सबसे बड़ी समस्या यातायात की जो है वो लोकल ट्रेन की थी। आपने जब रेल विभाग का जिम्मा संभाला तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने महिलाओं के लिए विश्व में पहली बार ट्रेन चलाई। इसीलिए मैं बताता हूँ, अभी इसका भी एक पार्श्वभूमि है। पार्श्वभूमि क्या है कि मैं 1962 से 98 में मैं मंत्री बना, लेकिन मुंबई के उपनगरीय यात्रियों की समस्या को लेकर आंदोलन करता था। और केवल आंदोलन मतलब केवल नारेबाजी नहीं, तो इसमें कैसे सुधार किया जाए वगैरह वगैरह। तो इसका जो मुझे अनुभव था, तो मुंबई में जब लगभग 30% महिलाएं काम पर जाती हैं और लोकल में तो खचाखच भरी हुई गाड़ियां जाती है, उसमें महिलाओं के डब्बे में और ज्यादा भीड़ होती है। और मेरे घर में भी थोड़ा ऐसा है कि पत्नी एक ही पत्नी है और 2 लड़कियां, तो हमारे घर में मैं माइनॉरिटी में हूँ, और तुम दोनों लड़कियां भी नौकरी करती थी, पत्नी भी नौकरी करती थी। तो उसमें से बात कि भाई आप ये कर रहे हैं, लेकिन जरा महिलाओं की समस्या की ओर भी ख्याल अधिक देना चाहिए। इस बात में यदि काम पर जाने वाली महिलाओं को इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक ही डब्बा रहता था, तो हमने सोचा कि एक गाड़ी क्यों न भेजे। और दुनिया में यह सबसे पहली रेलगाड़ी है जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ऐसी 6 गाड़ियां हमने कार्यकाल में शुरू की। आपने एक और बहुत शानदार काम किया था, जो आज सांसदों को 5 करोड़ रुपए राशि मिल रही है अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। इसकी शुरुआत भी आपने ही की थी। 1 करोड़ रुपए उस समय मिलता था सांसदों को। तो ये कैसा आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया? ऐसा है कि ये है, महाराष्ट्र के विधानसभा में मैं जो विधायक करके काम करता था, तो वहां मुझे ये कल्पना आई थी कि महाराष्ट्र में क्या होता था कि शहर और ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ज्यादा होते थे, तो शहर के ओर दुर्लक्ष्य भी होता था। और फिर मैंने ये प्रपोजल रखा कि भाई हर विधानसभा का जो भी सदस्य है उसको उसके क्षेत्र में अपने अधिकार के तहत कुछ जनसेवा के काम करने के लिए मिलना चाहिए।
राज्य सरकार राज्य के लिए बजट बनाती है, लेकिन छोटी छोटी बातें होती है, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो हजारों रुपए का बजट विधायक मंजूर करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए जो नगर पालिका का एक नगराध्यक्ष कर सकता है या ग्राम पंचायत का मुखिया कर सकता है, वो भी विधायक नहीं कर सकता है। तो ये भूमिका मैंने रखी, तो सबको पसंद आई, और फिर उसमें से महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए पहले ये विधायक निधि शुरू हो गया। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल, वो भी महाराष्ट्र के थे, वो भी महाराष्ट्र की विधानसभा में थे, और तो उनको ये समस्या की जानकारी और वहां का लाभ जो है वो मालूम था, और इसलिए एक सहमति बनी और उसमें से 1 करोड़ देने का घोषणा की। इसमें एक बात और कहने लायक है कि मैं विपक्ष में था, तो विपक्ष में सदस्य ने कोई बात उठाई है और उसको पूरा सदन मान तो सदन समर्थन दे रहा है, लेकिन सरकार भी ऐसे ढंग से देख रही है कि भाई जो उचित है वो करना चाहिए, और इस भूमिका में उन्होंने 1 करोड़ किया। फिर जब वाजपेयी जी के सरकार में मैं प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का राज्य मंत्री था, तो उसके तहत ये आता है, तो मैंने 1 करोड़ के 2 करोड़ कर दिए, और उसके बाद 5 करोड़ हुए। अब तो लोगों की मांग है कि 10 करोड़ करो, लेकिन इससे हर सांसद को अपने क्षेत्र में छोटे छोटे काम करने का एक ताकत मिलती है, जो बड़े योजनाओं में रह जाती है। नहीं तो क्या टॉयलेट बनाना, पीने का पानी या गटर या रास्ता, ये तो बड़ी योजना में से होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, तो कम से कम लोगों को ख्याल में आए, लोगों को सुविधा के लिए आए, इस प्रकार से हुआ, और उसका लाभ बहुत अच्छा हुआ है। कुछ जगह पर उसके बारे में शिकायतें भी है, क्योंकि कुछ सांसद फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे जरा लेना देना का व्यवहार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार जहां जहां होता है उसको रोकना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार है इसलिए वो योजना ही निकलनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब कोई विकास का काम ही मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है इस भूमिका में। लेकिन मुझे स्कीम में सुधार लानी चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार जहां जहां होता है उसको रोकना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार है इसलिए वो योजना ही निकलनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब कोई विकास का काम ही मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तब ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा आपने किताब लिखी स्ट्रगल, सागा ऑफ स्ट्रगल, उसमें आपने कई चीजों का खुलासा किया। अच्छा, तो आप लगातार जीते, एक बार आप चुनाव हार भी गए थे, तो उसमें एक फिल्म स्टार ने भी चुनाव लड़ा था, जिसके विषय में आपने कुछ लिखा था, बड़ा पेपर में भी काफी आया। क्या है सर पूरा मामला? हारने का मुख्य कारण ये था कि गोविंदा एक फिल्म स्टार थे, उनका बचपन उसी क्षेत्र में विरार करके उपनगर है उसमें गया था, तो उसके कारण वहाँ जरा दादागिरी ज्यादा चलती है, और ऐसे लोगों ने उनको साथ दी थी। फिर अखबार में भी आया था उन दिनों में कि गोविंदा की और ऐसे तत्वों की बहुत नजदीकी है, फोटो भी आए थे, तो उसके कारण थोड़ी दहशत भी हुई, और ये सारे मिलाकर हार हुई। मैंने हार का स्वीकार किया। हार का स्वीकार करते समय मैंने ये कहा भी कि मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, जनसेवा का मेरा व्रत चलता रहेगा अविरत। फिर उसके बाद 5 साल मैं काम करता रहा, और 2009 का जब चुनाव आया तो मुझे एक लाभ ये था कि गोविंदा सांसद बने, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो लोग बहुत नाराज थे उन पर। तो गोविंदा को फिर से टिकट नहीं देना चाहिए, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मांग थी। इसके कारण मेरा और लाभ होने वाला था, लेकिन ये गड़बड़ हुई। और दूसरा ऐसा हुआ कि
राज ठाकरे ने उनके पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का तय किया। अब चुनाव लड़ने का तय किया तो मेरी हार उस चुनाव में 5,000 वोटों से हुई। 5,000 वोट। अब 5,000 वोट मतलब आधा % भी नहीं, दोनों हार, मेरी हार हुई। लेकिन इस पर कोई ऐसा कारण किसी ने नहीं कहा कि राम नाईक काम नहीं करते हैं, राम नाईक प्रामाणिक नहीं है, राम नाईक निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से कुछ दूसरी गतिविधियों की वजह से आपकी हार हो गई। ऐसी कोई शिकायत नहीं। जी, एक राजनीतिक स्थिति बन गई, उसमें से हार हो गई। आपने मथुरा कांड की जांच के लिए भी कहा कि अनप्रेसिडेंटेड था। ये अगर सरकार रहते हाईकोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उसको इम्प्लीमेंट कर दी थी तो ये ना होती, और आपने शायद आखिर भी मांगी थी। नहीं, उसमें देखिए, इससे इस कांड से मथुरा का जो है 2 पुलिस अधिकारी की हत्या और बाकी 27 लोगों की हत्या, ये बहुत अपने आप में गंभीर बात है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो ये कारण है कि जमीन पर कब्जा, और जमीन पर कब्जा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सबसे गंभीर जो समस्या है, मेरे नजर में वो गंभीर समस्या है। उसका 2-3 कारण है, लेकिन उसमें से एक महत्व का कारण जमीन है, और जमीन के विवाद को लेकर ही हत्याएं होती है, मारामारी होते हैं, झगड़े होते हैं। और इस दृष्टि से जब मैंने देखा कि जमीन हाथ में लेने का, कब्जे में लेने का ये तरीका था, और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सुझाव भी दिया है। एक आपने जब आपका पिछला 14 जुलाई में आपने राज्यपाल आपको डिक्लेयर किया गया था, 24 जुलाई या 22 जुलाई को अपने पद स्वीकार किया था, आपने 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। देश का पहला मामला था, आप देश के पहले महामहिम में जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। क्या अब आपका 2 साल भी पूरा होने वाला है, या फिर एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें? नहीं, निश्चित तौर पर हमारी तैयारी चल रही है। अब दूसरे साल में जो भी काम किया है उसकी तैयारी होके बिल्कुल 22 जुलाई को ही जब 2 साल पूरे होते हैं हम देंगे। लेकिन उसके पीछे की एक पार्श्वभूमि है, वो मैं श्रोताओं के लिए, नागरिकों के जानकारी के लिए बताऊंगा। 2004 से 2014 तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, तब भी मैं जो काम करता हूं वो लोगों को मालूम हो, इसके लिए मैं कार्यवृत्त प्रकाशित करता था, और उसका नाम हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि लोकसभा में राम नाईक के बदले में लोक सेवा में राम नाईक किया। और फिर अभी यहाँ आ गया तो फिर हमने सोचा कि भाई ये पद्धति अच्छी है, लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। और खुद होकर देने में एक आनंद होता है, और लोगों ने भी उसको एक दृष्टि से सराहा है। तो अब तैयार हो रहा है, और उसका शीर्षक भी फिर हमने राजभवन में राम नाईक रखा है। आप सर आप कुलाधिपति भी हैं यूनिवर्सिटी में, और जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कोई प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही हैं वहां पर? ऐसा है कि 2 साल के पहले कितनी दिक्कतें थी और आज कितनी दिक्कतें हैं, ऐसा यदि विचार हम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह ख्याल में आएगा कि इस साल की मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय 26 है कि जिसका मैं कुलाधिपति हूं राज्य सरकार के। उसमें से 4 नए हैं कि जिसके छात्र अब तक डिग्री पाने तक नहीं गए हैं। 4 साल लगते हैं डिग्री पाने के लिए। तो ये 22 के 22 विश्वविद्यालयों के जो दीक्षांत समारोह है वो इस समय पर समय से पूरे हो गए हैं। दीक्षांत समारोह में पहले अंग्रेजों का गाउन और हैट होती थी, वो आपने चेंज कर दिया अपने हिंदुस्तान? नहीं, मैंने चेंज करने की विनंती की सभी कुलपतियों को, उन्होंने ये प्रस्ताव किए और उसका भारतीयकरण हो गया। कितना अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल है सर कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये आप भी मानते हैं, सभी लोग जानते हैं। दूसरी पार्टियां भी लगातार ये कह रही हैं कि प्रदेश की हालत बड़ी खराब है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आप भी मानते हैं? तो क्या इस ओर प्रदेश राष्ट्रपति शासन लाना ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और इसको हल्के से किसी ने लेना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि
संविधान का सम्मान और सब व्यवहार देखते हुए ऐसे निर्णय योग्य समय पर होते हैं और ये बड़ा गंभीर विषय है, वो हल्के से लेने का विषय नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो ये थे राज्यपाल राम नाईक साहब जो हमें बता रहे थे, उन्होंने तमाम अनछुए पहलुओं से हमें शेयर किया। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे प्रेरणादायक बात है कि आपने हमें तो यूडीसी के विषय में पता था कि अवर डिवीजन क्लर्क से अपनी नौकरी शुरू की, उससे पहले आर्थिक विपन्नता के कारण पेपर तक भी बेचा और उसके बाद लगातार न सिर्फ एमपी रहे, विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और शानदार अपना सफर तय किया, जिससे हमें प्रेरणा मिलती कि अगर व्यक्ति चाहे तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।